कुल मिला के उत्तर भारत में सांगा सबसे बड़ा राजा है। उत्तर भारत में उससे बड़ा कोई भी राजा नहीं। अच्छा, दिल्ली में था इब्राहिम लोदी। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी बैठा है। लोदी साम्राज्य की स्थापना करने वाला था बहलोल लोदी। लोदी अफगान थे और अफगानों में समानता का सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था? सब लोग बराबर है, कोई भी ऊंचा या नीचा। तो बहलोल लोदी राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था, उसके बावजूद कभी सिंहासन पर भी बैठता, नीचे बैठ जाता, सरदारों के साथ ही बैठ जाता। कोई कहता भी सर आप ऊपर बैठो, एक ही तो बात है, भाई भाई तो है, सब बराबर ही बैठे हैं। इवन कई बार कोई बड़ा सेनापति आगे तो बहलोल लोदी को डांट भी दिया करता, अरे कल वहां क्या कर रहा था, क्यों बोल रहा था ऐसे। और बहलोल लोदी क्या, थोड़ा लोगों के सामने मत डांटा करो, साइड में ले जाके डांट लिया करो। वैसा आदमी रहा बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बना सिकंदर लोदी। अच्छा, बहलोल लोदी ने राज्य प्राप्त किया अपनी ताकत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर सिकंदर लोदी को तो बपोती मिल गई, बाप का था, अब आपको मिल गया। तो आप उस मेहनत को, उस वैल्यू को कभी भी समझेंगे? तो अब सिकंदर लोदी ने कहा कि चेयर लगाओ भाई, मेरे सिंहासन लगाओ, तुम चेयर पे बैठो, नीचे क्यों बैठना। तो उसने सिंहासन लगाना शुरू कर दिया। तो लोगों में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, अरे भाई साहब कल तक तुम्हारे बाप दादे नीचे बैठते थे, तुम किस पे बैठने लग गए। तो सिकंदर लोदी का टाइम भी निकल गया। अब आ गया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो कुछ ही मेहनत नहीं, आपका बाप राजा था, आपका दादा भी राजा था, तो आप भी क्या बन गए, राजा। तो उसने कहा कुर्सियां हटाओ, खाली सिंहासन ही रहेगा, बाकी खड़े रहो, मैं खाली बैठूंगा। तो अफगान इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे हैं। कौन? अफगान इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे हैं। अच्छा, इब्राहिम लोदी ने एक काम और किया, जो जो नाराज थे उनको पकड़ के मारना शुरू किया। कौन कौन खिलाफ, लिस्ट बनाओ रे। पता चला पंजाब का गवर्नर अपने खिलाफ, और पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी। कौन था? उसने दौलत खान लोदी को मैसेज भेजा कि दिल्ली आ, मिल के जा। तो दौलत खान लोदी ने अपने बेटे को भेजा, दिलावर खान लोदी उसका बेटा था, कि मिल के आ। वो मिलने आया, पूछा तेरा बाप क्यों नहीं आया भाई। मैं कहा यार पिताजी तो बीमार थे, इस वजह से नहीं आ पाए। तो इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापतियों को उसको बेसमेंट में लेके जाओ। दिलावर खान लोदी को बेसमेंट में लेकर वहां दिखाया कि जो जो खिलाफ थे उनको उल्टा लटका कर चमड़ी उतार रहे थे ऊपर से। तो तेरे बाप की ये हालत करेंगे। दिलावर खान लोदी को लगा कि मरा दिया, ये मेरे को पकड़ लिया, ये मेरे को मारेंगे। वो जैसे तैसे करके वहां से निकला, पंजाब गया। पंजाब जाके अपने पिताजी को उसने कहा कि पिताजी दिल्ली अपने से बहुत ज्यादा नाराज है और कुछ भी किया जा सकता है। मरता क्या ना करता। दौलत खान लोदी बैठा है पंजाब, कहाँ बैठा है, नाराज कौन चल रही है उसे, दिल्ली। तो अब इधर तो जाने का कोई मतलब नहीं, इतना नाराज हम मारेंगे तो इधर जाएगा। यहाँ है काबुल, यहाँ क्या है, काबुल बैठा है बाबर। काबुल कौन बैठा है, वाह। अच्छा, वो भी काबुल का नहीं है, वो है उज्बेकिस्तान का। वो कहाँ का है? वो उज्बेकिस्तान का राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा उसका चाचा बन गया, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया गया। इसलिए वो कहाँ बैठा है, काबुल। अब खाने पीने का क्या जुगाड़ करे, इसलिए वो पंजाब की तरफ अटैक करता है। किधर अटैक करता है? थोड़ी लूटपाट करता है, थोड़े रुपए लेता है, सेना बनाता है, फिर उज्बेकिस्तान में राजा बनने के लिए जाता है। उसका चाचा फिर मारपीट के भगा देता है, वापस काबुल आता है, वापस इधर अटैक करता है, रुपए लेता है, फिर इधर अटैक करता है। ऐसे करके उसने पंजाब पर 4 अटैक किए थे। कितने अटैक? 4 अटैक किए थे। इस बार दौलत खान लोदी और एक इब्राहिम लोदी का एक परिवार का बंदा और है, चाचा लगता है उसका, आलम खान लोदी। कौन है? वो दोनों नाराज चल रहे थे। इन लोगों ने बाबर के पास मैसेज किया कि क्या रहा बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, पंजाब पे आता है, छोटा मोटा को लूट पाट करके वापस भाग जाता है, थोड़ा आगे आ, पंजाब क्रॉस कर, कहाँ चल, दिल्ली चल, तेरे को खूब सारे रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा यार दिल्ली में तो इब्राहिम लोदी है, इतना बड़ा राजा है, मैं जाऊंगा वो मेरे को मार देगा। तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। लोदी, हम तो लोदी खुद हैं, हम तो तेरे साथ हैं, इब्राहिम लोदी के साथ नहीं है। तो बाबर को बुला के लाए पंजाब वाले दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। और उनके लालच ये था कि दिल्ली आएगा, बाबर दिल्ली लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोदी को मार देगा, तो हम दोनों इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली की ताकत अपने हाथ में ले लेंगे और हम अपना राजा बन जाएंगे, अपना राजा वहां पर बिठा देंगे जो हमारी बात मानेगा। बाबर आया। अब बाबर पंजाब तक तो आ जाएगा वो आराम से, पंजाब से आगे बढ़ेगा। तो पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा। अब जब वो पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ आ रहा है तो इब्राहिम लोदी को पता चला कि बाबर कहाँ आ रहा है, दिल्ली, तो ये सामने जाएगा। तो पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा, हरियाणा में फिर आपकी जगह पानीपत। कौन सी जगह? तो आमने सामने भी पानीपत की पहली लड़ाई भी इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ। सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर आया, बाबर ने दिल्ली में लूटपाट की, दिल्ली में इतना धन मिला उसको, इतना धन मिला, उसने वापस जाने से मना कर दिया। भाई बुला किस लिए लाए थे कि लूटेगा, लूट के वापस चला जाएगा। बाबर ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। क्या लिखा? लौटकर वापस उस गरीबी के अंदर मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं दिल्ली रहूंगा। अब वो दिल्ली आ गया। लोदियों के पास में 2 बड़े सेंटर थे, दिल्ली और आगरा। कौन कौन से?
सिकंदर लोदी 1504 में आगरा की स्थापना करता है, 6 में उसको राजधानी बना लेता है। लोदियों की राजधानी कौन सी थी? आगरा। तब उसके पास एक तो दिल्ली और एक कौन सा है? ये दो सेंटर है। अब जब बाबर ने दिल्ली आगरा पे कब्जा किया तो आगरा से थोड़ा आगे की तरफ एक किला अपने राजस्थान के अंदर बयाना, कौन सा? तो बाबर बयाना पे कब्जा कर गया। कहां कब्जा कर गया? बयाना पे कब्जा करके अपने एक बंदे को उसने बयाना किला सौंप दिया, मेहंदी ख्वाजा। किसको दे दिया? मेहंदी ख्वाजा का, भाई तू ये किला संभाल। अब जब बयाना की तरफ आया ना बाबर, तो सांगा ने कहा ना भाई साहब तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो ये मेरा है, ये राजस्थान है, तुम इधर नहीं आ सकते हो। तो अब सांगा जा रहा है बयाना के लिए। कहां जा रहा है? बयाना के लिए। बयाना में कौन बैठा है? किसकी तरफ से? बाबर खुद आगरा बैठा है। मेहंदी ख्वाजा कहां बिठा रखा उसने? बयाना। तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को मैसेज किया कि भाई तूने मेरे को बयाना बिठाया था। कि हाँ बैठा रहे, तो क्या दिक्कत है तेरे? अरे वो सुना है उधर से सांगा आ रहा है कुछ चित्तौड़गढ़ से। उसने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं और सेना भेज रहा हूं, मिलकर लड़ो। और जो बाबर ने सेनापति भेजा उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? अब बाबर की तरफ से बयाना में 2 लोग हैं। पहले से कौन बैठा हुआ है? एक और आदमी कौन है? मुगलों की सेना जब भाग रही थी ना, तो उनके पास एक वाद्य यंत्र था, तासा। सेना लड़ने जाती तो वाद्य यंत्र साथ में होते, ढोल नगाड़े साथ में होते। 2 काम आते, एक तो जब जीत जाएंगे विजय घोष, एक इकट्ठा करने के लिए कोई मैसेज देना है, अभी इतनी लंबी चौड़ी सेनाएं हैं तो कैसे पता चलेगा? तो ढोल बजाते, थोड़ा नजदीक आओ, मैसेज दिया जा सके। तो उन मुगलों के पास एक वाद्य यंत्र था, कौन सा था? ये मेवाड़ वाले ले आए थे, मुगल छोड़ छाड़ के भाग गए थे बेचारे। बयाना जीत गए। बयाना पर वापस किसने कब्जा कर लिया? सांगा। किसने कर लिया? सांगा। अच्छा बाबर आगरा बैठा। बाबर ने आगरा पे कब्जा किसको हरा के किया था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हार गया। लोदी अफगान थे, तो अफगानों का राज्य क्या हो गया? समाप्त। और भारत में राज्य आ गया मुगलों का। मुगल आ गए, तो जो बचे कुछ अफगान थे वो सांगा के पास आ गए। जो बचे हुए अफगान थे वो किसके पास आ गए? उनका नेता बना इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। कौन बना? वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कि भाई लोदियों का दुश्मन बाबर, बाबर का दुश्मन सांगा, तो हमारा दोस्त। भले पहले अपनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब लड़ाई भूल जाओ, अपना दुश्मन एक है, तो आपस में क्या बन जाते हैं? दोस्त। और लोदियों ने आगे सांगा कहा कि भाई सांगा हम तेरे साथ है और तू हमें आगरा दिलवा। क्या दिलवा? सांगा ने कहा चलो। तो ये लोग बयाना से आगरा की तरफ बढ़ते हैं। बयाना से भले तू कब्जा कर ले, लेकिन बाबर के पास रहना नहीं चाहिए। तो अब सांगा जा रहा है बयाना से आगरा। तो बाबर आगरा बचाने के लिए आएगा, तो वो आएगा आगरा से बयाना, बीच में वो जगह खानवा। बाबर नाराज है सांगा से, क्योंकि सांगा ने उसके किले पे कब्जा कर लिया। कौन सा? बयाना। बाबर ने कब्जा कर रखा था, सांगा कर गया उस पे। सांगा की सेना जब यहाँ से रवाना हुई तो सेना दोनों दिशाओं में जाती है, आगरा और दिल्ली। आगरा की तरफ तो सांगा खुद ही है, बयाना की तरफ जा रहा है। एक सेना उसकी दिल्ली की तरफ इधर भी निकली है। सवाई माधोपुर में अपने किला खंडार। कौन सा किला है? ये किला भी पहले लोदियों के पास था, फिर बाबर आ गया था इधर। उन्होंने खंडार का किला खाली करवाया, और इस खंडार के किले के आगे की तरफ जो सल्तनत, भाई दिल्ली वालों का जो इलाका था उसको क्या बोलते थे? भाई जहां सुल्तानों का राज है उसको क्या बोलते? सल्तनत के 200 गांव से सांगा टैक्स लेना शुरू कर देता है। कितने गांव से? 200 गांव पे कब्जा करके बैठ जाता है कि ये गांव मेरे और मैं यहाँ से क्या लूंगा? टैक्स लूंगा। अफगानों का नेता कौन बना हुआ? महमूद लोदी। और ये गठबंधन किसके साथ कर रहा है? सांगा। बाबर इससे भी नाराज है कि यार सांगा मेरे दुश्मनों का क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। एक बाबर एक बात लिखता है, बाबर अपनी तरफ से कारण बताता है। बाबर कहता है कि जब मैं काबुल में था, तो सांगा के कुछ लोग मेरे पास आए। किसके? और उन्होंने मुझे आके कहा कि भाई बाबर तो हिंदुस्तान चल, क्योंकि हम इब्राहिम लोदी से परेशान है। किससे परेशान है? और इब्राहिम लोदी से हमें बदला लेना है, लेकिन हमारी पार पड़ती नहीं है, इसलिए तू हमारा साथ दे, हम मिलके लड़ेंगे। मतलब सांगा और बाबर मिलके लड़ेंगे, और किसको हराएंगे? इब्राहिम। बाबर कहता है मेरे को सांगा ने बुलाया, मैं हिंदुस्तान आया, पानीपत के पहले युद्ध में मैं इब्राहिम लोदी से लड़ा, लेकिन इस सांगा ने मुझे बुलाया, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए, इसलिए मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं। मैं इसको, ऐसा बाबर ने अपनी बुक में लिखा है। बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? पर हम कहते हैं कि ये बात सच्ची नहीं। अरे हमारे पास क्या प्रूफ है? क्या पता सच्ची हो, बाबर सही लिख रहा हो एकदम। तो 2-3 चीजें। पहली बात तो बाबर ये कहता है कि मेरे को इब्राहिम लोदी के लिए बुलाया गया। किसके लिए? तो वो तो दिख रहा है कि उसके लिए तो बुलाने की कोई आवश्यकता। भाई सांगा ने इब्राहिम लोदी को उसकी राजधानी के 17 किलोमीटर दूर जाके हरा लिया है, और 1517-18 में हरा के उसको खत्म ही कर चुका है वो। इवन उसके बेटे को गिरफ्तार करके लाए थे, उसने पैसे देके बेटा छुड़वाया था अपना। इसलिए इब्राहिम लोदी सांगा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। दूसरा और क्या हो सकता है अपने पास में? और हो सकता है कि कोई दूसरी किताब ऐसी बात कहती है कि नहीं कहती, ये देख लिया जाए। दूसरी किताब मतलब तो बाबर के टाइम में और जिन जिन लोगों ने किताबें लिखी है वो देख ली जाए। ऐसे बाबर की बेटी बुक लिख के चली गई, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। क्या लिखी गई? हुमायूंनामा।
ऐसे बाबर के टाइम में उसके जो कश्मीर का कमांडर है मिर्जा हैदर दोगलत, और मिर्जा हैदर दोगलत की किताब तारीख रसीदी, तारीख रसीद। उसी टाइम के आसपास का एक राइटर अहमद यादगार, अहमद यादगार ने एक बुक लिखी थी तारीख शाही। कौन सी लिखी थी? तारीख शाही। उसी टाइम का एक राइटर है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ने एक बुक लिखी थी तारीख अल्फी, तारीख अल्फी। उसी टाइम का एक राइटर है खोंद मीर, है ना, खोंद मीर की बुक का मैं नाम तो बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपने पढ़ी होगी? तारीख हुमायूं ने, तारीख खोंद मीर वाली किताब। तो उस टाइम के जितने बाकी राइटर्स हैं उन सब ने लिखा है कि बाबर को भारत में बुलाया गया, पर बुलाने वाले कौन? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। इसका मतलब इतने सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि दौलत खान लोधी आलम खान लोधी ने बुलाया, इसका मतलब ज्यादा सही बात वो है। फिर बाबर ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बाबर अपने को प्रूव करना चाहता है, अपने को जस्टिफाई करना चाहता है कि मैं सांगा पे क्यों लड़ना जा रहा हूं। तो इसका वो क्या आंसर देता? तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि मेरे को तो सांगा ने बुलाया था, लेकिन सांगा ने मेरी कोई सहायता नहीं की। पर हम कहते हैं कि ये बात सही नहीं, पर बाबर ने जो कारण बताया, तो बाबर की तरफ से तो कारण है अपने आप में। अब उधर से बाबर आगरा से रवाना होकर खानवा आता है, इधर से ये लोग बयाना से रवाना होकर कहां पहुंचते हैं? खानवा। दोनों खानवा में बैठे हैं। बाबर के लिए थोड़ा एडवांटेज ये था कि बाबर की जो लोकेशन थी थोड़ी ऊंची थी, सांगार ये लोग नीचे बैठे और बाबर थोड़ा ऊंचा बैठा। अब ऊंचे बैठने से भी क्या होगा? पर ऊंचे बैठने से उसको फायदा ये था कि बाबर वो पहला आदमी था जो भारत में तोपें लाया, जो भारत में, उत्तर भारत में पहली बार तोपों का प्रदर्शन को करता है। तो कौन करता है? बाबर। तोपें ऊंची होगी तो नीचे वालों को मारोगे। यदि तोपें यदि नीचे लगा ली जाए तो फिर इतना एडवांटेज नहीं देगी, पर तोपें यदि ऊपर है तो नीचे वालों को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। तो बाबर के पास तोपें हैं, वो ऊपर अपनी तोपें लगा के बैठा हुआ है। महीने भर तक दोनों तरफ से तैयारियां वही चलती है। महीने भर बाद अब बाबर को लगता है अब अपने को आक्रमण करना चाहिए। मान लो 17 मार्च को अटैक है, तो 16 मार्च को बाबर अपने सैनिकों को कहता है कि हाउस द जोश। सैनिकों ने कहा लो सर, एकदम ही लो सर। कैसे? क्या तुम नहीं लड़ना चाहते सांगा से? उनका ना सर, नहीं लड़ना चाहते। क्यों? क्या बात तुम्हारे? अब तक तुम बहादुर सैनिक मेरे साथ लड़ रहे थे, अब क्यों नहीं लड़ना चाहते? उनका साहब बात यह है कि काबुल से जब रवाना हुए थे ना, तब आपने हमें कहा था कि हिंदुस्तान चलेंगे, वहां का धन और महिलाएं लूटेंगे, वहां का धन और महिलाएं लूटेंगे और फिर हाथों हाथ वापस आ जाएंगे। आए सर, धन मिला, महिलाएं मिली, वापस तो जा ही नहीं रहे। आप तो घर परिवार साथ लेके आए हो, हमारे तो घर परिवार अफगानिस्तान में पीछे बैठे हैं। सुबह शाम गाना सुनना पड़ता है, संदेश आते हैं, अपने नहीं लड़ना साहब। फिर दूसरा साहब, पिछले 1 महीने से जब हम यहाँ बैठे तो हमने सांगा के बारे में पता भी तो लगाया है कि हाँ, तो अब इस आदमी के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, फिर भी लड़ने आ रहा है। तो मिनक तो नहीं डाकी है, और इससे यदि लड़ेंगे तो इसमें हमारा घाटा, इसका तो क्यों लड़ना है इस आदमी से अपने? और अपने को लड़ना, बाबर लगा मरा दिया। यदि फौज लड़ाई के लिए मना कर देगी फिर तो मतलब ही क्या है? और बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया अपनी सेना को। तुम्हें क्या लगता है बाबर खुद के लिए लड़ता? उनका लगता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है? पक्का? बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर मजहब के लिए लड़ता है। किसके लड़ता है? ये दीन की लड़ाई है, जिहाद है। जिहाद क्या है? मुसलमान जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं उनको क्या बोलते? अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस कोने से लेकर उस कोने तक इस्लाम की पताका फहरा दी जाए। नदियों, पहाड़ों, मरुस्थलों पर सब जगह मैं इस्लाम का झंडा लहरा दूंगा। अगर तुम साथ लड़े तो सबसे अच्छी बात, ना लड़े तो भी बाबर अकेला लड़ेगा। बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो धर्म के लिए लड़ते हैं उनको क्या बोलते? अगर बाबर मर भी गया तो बाबर को कोई रंज नहीं है, बाबर को जन्नत नसीब होगी, 72 हुरे मिलेगी बाबर को। ऐसा बाबर ने शानदार सा एक भाषण दिया। थोड़ा मजहब की, अल्लाह की, इस प्रकार की बातें की, थोड़ा फौजियों में जोश आया। और एक फौज साहब समझदार थे, फौज साहब खड़े, उनका बाबर प्लीज 1 मिनट बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए, क्या करना चाहते हो? कि दारूडी है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है। सुबह शाम दारू में सेट रहता है थैली। अभी और बाबर जब भाषण दे रहा था तो पेग ले ही रखा था उसने। ऐसा जोशीला भाषण आदमी दारू पी के दे सकता है? और बाबर को लगा अरे यार, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। वो अंदर पेटी पड़ी है एक पूरी। बाबर ने कहा फेंक दो। बाबर शराब उड़लवा देता है बाहर। एक फौज साहब और खड़े, उनका बाबर रोक। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारी से कर नहीं लेगा। मुसलमान राजा, और तू मुसलमान व्यापारियों से कम कर लेता है तमगा। कौन सा लेता है? बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा टैक्स लेता था?
बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा कर। बाबर 3 घोषणाएं करता है, कल युद्ध नहीं है, कल जिहाद है, मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आज के बाद तमगा। ये सांगा की तैयारी, बाबर की तैयारियां। इधर सांगा की क्या तैयारियां थी? सांगा को और इनको ये पता चला कि भाई अपने को इस बार बड़ा हमला करना है, दिल्ली आगरा की तरफ कब्जा करने के लिए जाएंगे, तो सेना और बड़ी होनी चाहिए अपने पास। तो सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को लेटर लिखे और लेटर लिखे कहा कि सब मेरी सहायता करने के लिए कौन से युद्ध में आओ, खानवा। ये जो लेटर लिखने की व्यवस्था होती थी ना, इसको बोलते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? चिट्ठी पत्री। तो ये जो लाइन लिखी आप इसके ब्रैकेट में लिख लो, पाती परवन। पाती परवन मतलब पत्र भेजना। तो इस युद्ध में खूब सारे अलग अलग लोग गए। ये कौन कौन लोग थे जो इस युद्ध में आए? आपको बता दो, हमने ईडर की लड़ाई पढ़ी। ईडर की लड़ाई में सांगा साथ देता है रायमल का। किसका देता है? और रायमल को राजा बनाता है। फिर रायमल थोड़े दिन बाद मर गया था, तो भारमल ने आगे सांगा कहा भाई थोड़ी मेहनत करो यार, तो वो थोड़ी हमारी पे कृपा दृष्टि दिखाओ। तो फिर राजा किसको बना दिया गया था? भारमल। तो फिर भारमल सांगा का साथ देने आएगा, वो भी इसी बात है। हसन खान मेवाती का बेटा था नाहर खान। कौन था? पानीपत के पहले युद्ध में ये इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हैं। किसी तरफ से? और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। तो बाबर ने इसके बेटे नाहर खान को गिरफ्तार कर लिया था। तो इसका बेटा नाहर खान किसकी कैद में? खानवा के युद्ध से पहले बाबर को लगा कि यदि मैं नाहर खान को छोड़ दूंगा तो हसन खान मेवाती मेरा साथ देगा। तो उसने नाहर खान को छोड़ा और छोड़ कहा भाई तेरे बापू को जाके बुला ला और दोनों बाप बेटे मेरी तरफ से कौन से युद्ध में लड़ो, खानवा। नाहर खान आया अपने पिता के पास कि पिताजी मेरे को बाबर ने छोड़ दिया, ये संदेश दिया है। पिताजी ने कहा चलो। तो हसन खान मेवाती और नाहर खान दोनों रवाना हुए, खानवा पहुंचे, लड़े सांगा की तरफ से। किसकी तरफ से? बाबर को लगा था कि मैं छोड़ूंगा तो मेरी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन उसकी तरफ से लड़े। हिंदुस्तान के लोग हैं तो हिंदुस्तान के राजा का साथ देंगे, हम किसी विदेशी का साथ। समझ में आ गई बाबर के साथ? अफगानों की टुकड़ी और है बाबर के साथ। अफगानों की टुकड़ी का नेता मैंने आपको पहले बता दिया, महमूद लोदी। कौन थे? वो एक टुकड़ी और इनके साथ लड़ रही। अब युद्ध की कंडीशन कुछ ये थी, एक तरफ इधर बाबर की सेना खड़ी है और बाबर के पास में तोपें। बाबर के पास में क्या है? तोप। इधर सांगा की सेना खड़ी है और सांगा की सेना कुछ यूं खड़ी है कि मान लो रतन सिंह चुंडावत हरावल में रहेगा तो अपने 5000 फौजी लेकर रतन सिंह चुंडावत खड़ा है। वागड़ का उदय सिंह खड़ा है मान लो साथ में, तो वागड़ का उदय सिंह अपने 2-2.5 आदमी जीते भी लेके उनके साथ खड़ा है। यहाँ पे कोई आमिर का पृथ्वीराज खड़ा है, यहाँ पे बीच में खुद सांगा खड़ा हो गया, यहाँ पे साथ में कह दिया गया भाई ठीक है मालदेव खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे वीरमदेव खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कल्याणमल खड़ा हो जाएगा। सब अपने अपनी टुकड़ियां लेके खड़े, है ना। जो जो राजा अपनी सेना लेके आया सबके सब अपनी पोजीशन लेके खड़े। हमला शुरू हुआ। शुरुआत में इधर से तोपें चलने लगी। क्या चलने लगी? अपने लिए तो पहला युद्ध था तोपों का। इससे पहले राजस्थान वालों ने तो तोपों का युद्ध कभी देखा? तो मामला आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन बाहर से आ गए सब सारे के सारे, इसलिए आगे वाली पूरी विंग उठ गई। आगे जो भी लड़ने के लिए गए वो सारे के सारे उठ गए। तो दिक्कत हुई। अपने एक तो राजा खुद युद्ध करने के लिए जाते थे, मुसलमानों में राजा युद्ध करने नहीं आता। बाबर यहाँ बैठा है, बाबर बैठा बैठा कह रहा है तुम आगे जाओ, तुम लड़ो, तुम आगे जाओ, तुम पीछे आ जाओ। अपने यहाँ सांगा तो खुद ही लड़ रहा है और सांगा नहीं जीतते, ये आए हुए थे सारे के सारे लड़ रहे हैं। अब युद्ध शुरू हुआ। मान लो वागड़ का उदय सिंह अपने 3000 फौजी लेके आया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते वागड़ का उदय सिंह भी लड़ने गया आगे, उसके गोली लग गई, मर गया। उसके 3000 फौजी बाहर। अब वो नहीं लड़ते, वो कहते भाई हम किसके साथ आए थे लड़ने के लिए? उदय सिंह। उदय सिंह की डेथ हो गई, अब किसके लिए लड़े? वो सैनिक बाहर हो जाते। एक तो जब आगे की सेना मरने लगी, सेनापति मरने लगे, तो सेना क्या निकल लगी बाहर। सेना मर भी रही है, सेना बाहर जा रही है। दूसरा, अपने यहाँ पे राजाओं के पास में हाथी बहुत ज्यादा होते। क्या ज्यादा होते? हाथी। हाथियों के लिए भी मामला आउट ऑफ सिलेबस। धमाके सुने नहीं उन्होंने इतने जोर से कभी, तो हाथी भागने लगे। तो शुरुआत में बाबर लीड लेता है। जब सांगा ये देखता है कि तोपों की वजह से सेना मर रही है, सेनापतियों के मरने से सेना बाहर निकल रही है, हाथियों के भागने से सेना को लड़ने का भी ढंग से मौका नहीं मिल पा रहा है, तो फिर 2 डिसीजन लेते हैं वो। एक तो ये कि इन तोपों के सामने जाके नहीं लड़ना, साइड में लड़ते हैं। तोपों के सामने जाते ही नहीं, साइड में लड़ो अपने। दूसरा, सांगा कहता है मेरे को यहां ले जा खड़ा करो, सबसे आगे मैं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि राजा यदि आगे जाएगा तो सेना का कॉन्फिडेंस आएगा, अरे सांगा खुद लड़ रहा है तो अपने आप लड़ेंगे। तो कहा साहब आप थोड़े घायल ज्यादा हो, आप आगे जाके लड़ोगे, दिक्कत हो सकती है। सांगा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लड़ूंगा। तो सांगा खड़ा किया, सांगा के आसपास में टुकड़ी खड़ी करके उसको कवर दिया गया, पर सांगा सबसे आगे आगे जाके लड़ रहा है। अब की बार इन्होंने बाबर को पीछे धकेला। शुरुआत में ये थोड़ा पीछे आते हैं, बाद में बाबर। अब बाबर यहाँ बैठे बैठे देखता है कि यार सेना तो पीछे हट रही है, क्या कारण है कि साहब तोपों के सामने आ ही नहीं रहे वो लोग, और सेना जो है वो सांगा आगे आ गया, तो सेना कॉन्फिडेंस ही बढ़ा हुआ है। तो बाबर ने अपनी 2000 तीरंदाजों की एक टीम तैयार की। कितने? तीरंदाज, तीर चलाने वाले। उनको कहा गया कि सांगा हाथी पे बैठ के लड़ रहा है। किस पे बैठ के लड़ रहा है? तो दिखता है
हाथी पे बैठा हुआ आदमी दूर से दिखता है, इसलिए सारे के सारे निशाने केवल सांगा पर लगाए जाए। अगर सब सांगा के आसपास में फौज खड़ी है तो वो हम पे भी तो लगाएगी निशाना वापस, वो भी तो मरेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाबर के दिमाग में थी कि 1999 में मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का भी तीर यदि सांगा के लग गया और सांगा की यदि मृत्यु हो जाती थी, सेना लड़ेगी नहीं, ये सेना हट जाएगी, सेना कॉन्फिडेंस वापस डाउन जाएगा। अरे यार राजा ही चला गया तो अब क्या करेंगे लड़के, तो लगातार सांगा पे तीर चलाए गए। एक तीर सांगा के लगता है, सांगा की मृत्यु तो नहीं होती, पर सांगा जहां हाथी के होदे में बैठा था, जैसे तीर लगा वो गिर गया। जैसे गिर, अब यहाँ बैठा हुआ आदमी यदि गिरता तो पीछे तक दिखेगा। तो अब इस सेना ने देखा अरे यार राजा तो गिर गया, तो इन पीछे वाले लोगों को लगा राजा की डेथ होगी, इसलिए निकल गए। राजा की डेथ हो गई तो अब लड़के क्या करेंगे, तो धीरे धीरे पीछे सेना, और ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगी नहीं राजा की डेथ नहीं हुई है। अच्छा, इनको जब लगा कि अरे यार ये तो राजा जैसे गिरा है, पीछे वाले देखेंगे होगा, तो इन्होंने वापस कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया। इधर एक बंदे का नाम लिखा हमने, झाला अज्जा। क्या लिखा है? राजा, राजा का पता कैसे चलता है? राजा हाथी पर मुकुट लगा के बैठता है, तो सांगा वाला मुकुट, सांगा को हाथी से हाथों हाथ नीचे उतारा, सांगा को तो बाहर लेके गए, इलाज करते हैं सांगा का, तो वो सांगा वाला मुकुट झला अज्जा को पहना, हाथी पे बिठा दिया। तो अब वापस एक बार लगे कि नहीं हमारा राजा लड़ रहा है, हमारे राजा की मृत्यु नहीं हुई। वापस युद्ध को बराबरी पर लेके आओ। पहले बाबर लीड में, सांगा लीड में, फिर बाबर लीड में, फिर सांगा लीड में। अब बाबर अपना अंतिम दांव खेलता है। इस बार उसने जो अपनी टुकड़ी उतारी, एक टुकड़ी इधर से उतारी, एक टुकड़ी इधर से उतारी। आमने सामने की लड़ाई थी, अब इधर से भी एक हमला होगा, इधर से भी एक हमला होगा। ये बाबर उज्बेकिस्तान से सीख के आया था, तुलगुमा। कौन सा था? 3 तरफ से घेर के मारा जाए, वो जो तुलगुमा लगा था। अपने वालों को ये भी नहीं आ रहा था। अपनी लड़ाइयां ये थी कि तलवार से तलवार, बाले से बाला, और तीर कमान से तीर कमान। अब मैं यहाँ किसी आदमी से लड़ रहा हूँ, एक आदमी इधर से मुझे मारना है, एक आदमी इधर से मुझे मारना है, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये दोनों आए क्यों है। जब मेरी लड़ाई से चल रही है तो इससे लड़ने दो यार, ये चिटिंग है, चिटिंग सामने से। तुम इधर से आए क्यों? उस तुलगोमा में पूरी तरह पे गिर गए। बाद में ये लोग जीत ही नहीं पाए, इनको पीछे हटना पड़ा। बाबर इस युद्ध में जीतता है, और जीतने के बाद बाबर उपाधि धारण करता है गाजी। क्या उपाधि धारण करता है? एक तो सिंपल सी बात है, सांगा की तरफ से खूब सारे अलग अलग लोग लड़ने के लिए गए, पर उनकी सेना उनकी बात ही मान रही थी। एक सब लोग किसी एक की बात मानते, इसका मतलब सांगा की सेना में किसकी कमी है? एकता की कमी थी। किसकी कमी थी? संगा में यूनिट, संगा की सेना में कोई यूनिटी, अरे लोग गए, पता नहीं एकता कहां पीछे रह गई थी। एकता और चली जाती थी, किसी प्रकार का कोई डर है? सांगा की सेना में एकता की कमी थी। एक तो ये कमी है। दूसरी बात है, बयाना की लड़ाई हुई 16 फरवरी को। कब हुई? खानवा हुआ है 17 मार्च। खानवा कब हुआ है? यदि आप 1 महीने का टाइम बीच में नहीं लेते, जैसे आप बयाना जीते, हाथों हाथ आगरा की तरफ हमला कर देते, तो बाबर को अपनी तैयारी करने का मौका, बाबर को अपनी ऊंची लोकेशन लेने का, तोपे लगाने का कोई मौका, बाबर को आपकी जासूसी करने का भी कोई मौका। आपने बीच में 1 महीने का समय खराब किया। इस चक्कर में बाबर को तैयारी का क्या मिल गया था? जब भाई साहब आप इतने घायल थे, आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो आपको सबसे आगे जाके लड़ना। यदि आप पीछे बैठ के डायरेक्शन देते रहते, ये करो, तो मामला ज्यादा कंट्रोल में आता। आप आगे गए, आप आगे जाके लड़े, एक तीर आपके लगा, आप गिरे, पूरी सेना के अंदर निराशा का माहौल हुआ, पूरी सेना वापस लौटने लग गई। यदि आप जिंदा रहते, आप खड़े रहते, तो शायद सेना इतनी जल्दी वापस लौटती। जब युद्ध 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ, तो सांगा के कुछ साथियों को लगा कि सांगा तो हार रहा है, तो बीच में जाके मिल गए बाबर से। कैसे मिल गए? तो सांगा के साथियों ने उससे क्या किया? विश्वासघात, और युद्ध के बीच में किससे मिल गए? ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध से पहले बाबर खुद घबराया हुआ था, बाबर को लगता था मेरी पार पड़ेगी नहीं, और तभी उसने धर्मकार, इस्लामकार इस प्रकार का भाषण दिया, वरना वो इस प्रकार का भाषण भी देता नहीं। जब सेनाएं आमने सामने पड़ी रहती तो बातचीत भी चलती रहती, युद्ध होगा नहीं होगा, संधि प्रस्ताव दोनों चलते। तो बाबर ने सलाहदी तंवर के माध्यम से, किसके माध्यम से? सलाहदी तंवर को मेडिएटर बनाता बाबर, और सांगा के पास मैसेज करता है कि मैं संधि के लिए तैयार हूं, दिल्ली और आगरा में से एक आप रख लो, एक मुझे दे दो। युद्ध से पहले उसका यह था, दिल्ली और आगरा 2 थे उसके पास, एक आप ले लो, एक मैं ले लेता हूं, और मैं क्या कर लूंगा आपसे? संधि। ये संधि का प्रस्ताव कौन लाया? सलाहदी तंवर। किसकी तरफ से? सांगा के पास उसने भेजा। सांगा के व्यक्ति कहा कि भाई सांगा से बात कर लो यार, यदि ये हो जाए तो मत लड़ना, तुमसे चाहता। सलाहदी तंवर ने आगे सांगा कहा, भाई बाबर ये कह रहा है कि बिना लड़ाई एक दे देता हूं मैं दिल्ली आगरा में से आपको, एक मैं ले लेता हूं, और संधि कर लेते हैं अपने। सांगा ने अपने बाकी सेनापतियों से पूछा कि भाई क्या करना है? बाकी सेनापतियों ने कहा ना, दिल मांगे दोनों, दिल्ली भी मांगे और आगरा भी, हम क्यों समझौता करें, हम जीतेंगे और हम दोनों पे कब्जा करेंगे। तो सलाहदी तंवर का प्रस्ताव स्वीकार, तो सलाहदी तंवर नाराज था।
यार मैं प्रस्ताव लेके आया था, इन लोगों ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बीच में सलाहदी तंवर जाके किससे मिल गया था, और एक और कौन मिले थे, नागौर के। ये सब सांगा की कमियां जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि सांगा की क्या हुई, हार। पर कुछ बाबर में अच्छी चीजें रही होगी, बाबर की क्वालिटी रही होगी जिनकी वजह से जीता है। तो क्या उसके अलग था ऐसा, तो तोपे लाया था। एक और था, अपने यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी सेना में हाथी बहुत ज्यादा होते। क्या ज्यादा होते, जबकि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनकी सेना में घोड़े ज्यादा थे। क्या ज्यादा थे, और घोड़े और हाथियों की लड़ाई में हमेशा घोड़े जीते हैं। धीरे धीरे हमारे समझ में आया कि हमारे जो हथियार होते थे बहुत भारी होते, क्योंकि मुगलों की जो तलवारें थी वो क्या थी, हल्की थी। बाबर जब भारत में आया था तब भारत में दो बड़ी पावर थे, एक तो अफगान और एक राजपूत। कौन कौन दो, अफगानों का नेता इब्राहिम लोदी था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार चुका था। अब उसके सामने दूसरी जो पावर बची थी कौन थे, राजपूत। राजपूतों का नेता कौन था, सांगा। और बचे कुछ अफगान भी किसके पास में आ गए थे, सांगा। इसलिए उसको सांगा को हराना जरूरी था, वरना वो भारत में राज नहीं कर पाता। तो अब वो खानवा के युद्ध में अफगानों को, राजपूतों को, दोनों को एक साथ हरा देता है। तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया। मान लो खानवा के अंदर बाबर हार जाता तो क्या भारत में रहता वो, उसी हम भगा देते उसको। तो खानवा युद्ध का महत्व यह है कि भारत में उनका राज स्टैब्लिश ही कौन से युद्ध के बाद हुआ है, पानीपत के बाद नहीं। पानीपत से तो आए हैं, पर उनको स्थापित होने का मौका कौन से युद्ध ने दिया, खानवा में। राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं भेजी है ना, तो राजा सब मिलजुल के लड़ रहे हैं। लेकिन खानवा के बाद राजस्थान के राजा कभी इस प्रकार से मिलजुल के, तो खानवा अंतिम लड़ाई है जिसमें राजाओं में एकता दिखाई दी। इसके बाद वो एकता क्या हो गई थी, समाप्त। यार आप एक चीज नोटिस करो, सांगा लड़ कहां पे रहा है, सांगा लड़ रहा है बाड़ी, सांगा लड़ रहा है खातोली, सांगा लड़ रहा है ईडर, सांगा लड़ रहा है गागरोन, सांगा लड़ रहा है बयाना, सांगा लड़ रहा है खानवा। इनमें से एक भी जगह मेवाड़ में नहीं, एक भी जगह वो हमेशा अपनी बाउंड्री से बाहर जाके निकला है। मतलब साम्राज्य विस्तार की उसकी नीति अलग है, मैं आऊंगा तुम वहीं रहो, मैं मेरी तरफ किसी को भी आने नहीं दूंगा। ये राजस्थान का लास्ट राजा जो इस प्रकार अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के लड़ा। इसके बाद राजस्थान के राजा इस प्रकार बाउंड्री से बाहर जाके इतना लड़े नहीं पाए, डायरेक्टली दिल्ली को सीधा सीधा चैलेंज ही नहीं कर। लड़ाइयां हुई है, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, महाराणा प्रताप मेवाड़ को बचा रहे हैं। औरंगजेब ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ को बचा रहे हैं। औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, राज सिंह मेवाड़ को बचा रहे हैं। पर अपने घर में, घर से बाहर निकल के, एक तो ये होता है कि आपका घर है, आपके घर पे हमला हुआ है, आप अपने घर को बचाने के लिए लड़ोगे। एक है कि आप पड़ोसी पर कब्जा कर लो, सांगा वो है, उसने पड़ोसियों के कब्जे कर रखे थे आसपास में। तो सांगा के बाद में कोई भी राजपूत राजा इस प्रकार से दिल्ली को डायरेक्ट चैलेंज ही नहीं कर पाता। आप जब असफल होते हो, आप जब हारते हो, तो आप कमियों का भी एनालिसिस करते हो, कहाँ कहाँ कमियां रही थी। अब उनकी कमियां सामने आने लगी, हथियार भारी है, हमारे पास घोड़े कम और हाथी ज्यादा है। तो जो युद्ध की कमजोरियां थी वो उजागर हुई। सामरिक कमजोरियां कौन सी, तो युद्ध की जो कमजोरियां, जो वीकनेस थी, इस युद्ध ने एक्सपोज कर दिया था उनको। खानवा जब हारते हो तभी पता चलता है क्या क्या कमियां थी, हारे तब पता चला कि भाई साहब पहले ओवर में स्पिनर लगा के कोई भारतीय ओपनर को आउट कर लेता है। अच्छा, सांगा एक बड़ा राजा है, जब राजा बड़ा होता है तो उसका इलाका बड़ा तो इनकम ज्यादा तो आपके कला और संस्कृति का विकास भी ज्यादा होगा। इनकम ज्यादा तो धन ज्यादा तो मंदिर बनाएगा, पेंटिंग बनवाएगा, किताबें लिखवाएगा। लेकिन सांगा के बाद में इतने बड़े राजा नहीं थे, तो उनकी इनकम क्या होगी, कम। इनकम कम होगी तो कला संस्कृति को बढ़ावा भी क्या मिलेगा, कम।